होल्डिंग कंपनी का 9th क्लास में आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सबसे आसान 9th एंड 10th क्लास है, तो ये दोनों हम लोगों ने पहले सिलेक्ट किया। तो 9th क्लास में एक्चुअली करना क्या है, 9th क्लास में मैं आपको ना एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट दिखाऊंगा, ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाऊंगा, ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल दिखाऊंगा, वो मेरा ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा एसेट एंड लायबिलिटी जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में अवेलेबल था उसको एग्रीगेट करना। याद करो फर्स्ट क्लास में लिखा था ना, दो एसेट को एग्रीगेट करना पड़ेगा, एसेट और लायबिलिटी को एग्रीगेट करके लिखना पड़ेगा। वही मैं आज कराने जा रहा हूँ, दैट इज एग्रीगेट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो क्या है, aggregation of assets and liabilities of holding company and subsidiary company together line by line। मतलब लैंड के साथ लैंड का, प्लांट एंड मशीनरी के साथ प्लांट एंड मशीनरी का, सबका क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, ऐड करेंगे। क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल एक ही है, मैं बोलूंगा करेक्टेड फिगर ऑफ H लिमिटेड, करेक्टेड फिगर ऑफ S लिमिटेड। वो चाहे एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है, एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है। जो फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड एग्रीगेटेड फिगर। लेस म्यूचुअल सेट ऑफ, उसका और एक भी नाम बोला जाता है कॉन्ट्रा। जब करूंगा तब दिखाऊंगा। लेस अनरियलाइज्ड profit in case of inter group transaction। क्लास 1 का नोट में देखिएगा, वहां पर ये दोनों का चर्चा किया था, लेकिन मैंने उसका डिस्कशन नहीं किया। तो 8 क्लास के बाद इसका डिस्कशन शुरू होगा। Corrected figure means after adjustment of unrecorded transactions। Example, revaluation, profit or loss। Example, consequential additional depreciation and savings in depreciation।
डन। यही फंडामेंटल रूल है, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। म्यूचुअल सेटअप के ऊपर आज थोड़ा चर्चा करूंगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं। करिए। ये करने के साथ पहले मैं इलस्ट्रेशन 1 करता हूं। आप लोगों को हंसी आएगा, बोलेंगे सर ये क्या प्रॉब्लम का लेवल हुआ? तो कुछ नहीं है, बचपन से मैं जानता था। यस, आज और क्लास का मोस्ट ऑफ द थिंग आप बचपन से ही जानते थे। चलिए इलस्ट्रेशन 1 को फॉलो करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 सर क्या होगा? देखिए मैंने कुछ नहीं दिया। एच का प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स पेबल, कैश, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब दे दिया है। तो आपको एग्रीगेट फिगर निकालना पड़ेगा। चलिए करते हैं। क्या कठिन चीज देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एग्रीगेशन। इतना धीरे धीरे इजी हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। अच्छा, जो जो एसेट है उसका नाम लिख लीजिए। प्लांट, कितना कठिन है देखिएगा आप। लैंड, स्टॉक, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये वर्किंग है। डेटर्स, कोई असुविधा नहीं है। बिल रिसीवेबल, कैश, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बस आपके सामने रेडी है। चलिए एच लिमिटेड, पहले पापा का लेते हैं। पापा का कितना है? 1 लाख। 80 लैंड, 60, 1,40,000, 1,40,000, 80,000, 20,000। S Limited 50,000, 40,000। रियल में कंप्लीट होने के बाद हम लोग हंस देंगे। 70,000, 50,000, 20,000, 40,000, 10,000। लैंग्वेज में पढ़िए एग्रीगेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ओके, ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी टुगेदर लाइन बाय लाइन। तो ये क्या था? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। टुगेदर मतलब एक साथ मिलके प्यार। 1,50,000, आप लोग मुझे प्यार करते हैं ना, ठीक वैसे है। 1,90,000, 2,10,000, 1,50,000, 70,000, 1,20,000, 30,000। स्टोरी खत्म। मतलब सर यस, सिर्फ ऐड कर दो। सर ये फिगर मैं मान के चलता हूं यहां पर कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट है तो आपको रेक्टिफाई करके लिखना पड़ेगा। डन। यहां पर रेक्टिफाई नहीं करेंगे, नीचे रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर? देख लीजिए जी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर खत्म। इलस्ट्रेशन 1 के साथ मैं कुछ चर्चा करूंगा सीरियस मैटर, उसके ऊपर आते हैं।
एच लिमिटेड, एस लिमिटेड दो अलग अलग एंटिटी है। हाँ, मैं मान के चलता हूं एच लिमिटेड कैन एक्सरसाइज इस कंट्रोल ऑन एस लिमिटेड, लेकिन एच लिमिटेड अलग सा रजिस्ट्रेशन है, एस लिमिटेड का अलग सा रजिस्ट्रेशन है, तो अलग कंपनी है। मैं मान के ये भी चलता हूं ड्यू टू कंसोलिडेशन को ग्रुप माना जाता है, लेकिन ये तो अलग अलग कंपनी, तो दो अलग अलग कंपनी के भीतर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता? यस, हो सकता है। तो दो ट्रांजैक्शन अलग अलग कंपनी के भीतर अगर ट्रांजैक्शन होता है, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो एक कंपनी डेटर्स भी हो सकता है, दूसरा कंपनी से क्रेडिटर्स हो सकता है, ये छोड़ के और कोई रिलेशन हो सकता है? एच लिमिटेड अगर एस लिमिटेड को कुछ दे रहा है तो एच लिमिटेड डेटर्स क्रेडिटर्स बन गया और एस लिमिटेड क्या हो गया? डेटर्स हो गया। किसके किसके लिए? अरे एच लिमिटेड अगर कुछ करता है तो एच लिमिटेड के पास एस लिमिटेड क्या हो गया? डेटर्स। सिमिलरली एस लिमिटेड आज कुछ बेनिफिट अगर एच लिमिटेड से लेता है तो एस लिमिटेड के बुक में एच लिमिटेड क्या हो गया है? क्रेडिटर्स। तो ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है? यस, आराम से हो सकता है। बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस फेनोमेना में जो होता है यहां पर भी वैसे ही पॉसिबल है। मतलब मेरा सर एच लिमिटेड का बैलेंस शीट में एस लिमिटेड मेरा डेटर्स भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है। एग्जैक्टली राइट। अच्छा सर, एस लिमिटेड का बुक्स में डेटर्स भी हो सकता है, एच क्रेडिटर्स भी हो सकता है। यस, अगर एस लिमिटेड कुछ माल बेचता है एच को, तो एच लिमिटेड उसका डेटर्स बन जाएगा। सिमिलर वे में एस लिमिटेड अगर कुछ माल एच लिमिटेड से खरीदता है तो एच लिमिटेड उसके लिए क्या बन जाएगा? बेटा बोलो बोलो बोलो, एक थप्पड़ मारूंगा, बोल। क्रेडिटर्स। दूसरा जगह सर एच लिमिटेड कुछ माल अगर एस लिमिटेड को बेचता है तो एस लिमिटेड डेटर्स बन गया एच लिमिटेड के लिए। अच्छा सर एच लिमिटेड कुछ माल खरीद ले एस लिमिटेड से, तो एस लिमिटेड क्रेडिटर्स, क्या स्पेशल है उसमें? अच्छा, तो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन दो अलग अलग हो सकता है। सर 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 मेरे दिमाग में और एक सवाल है, बोलिए। सर मान लीजिए बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन, मतलब सर वो बिल ड्रॉ होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, तो एच लिमिटेड ने बिल ड्रॉ किया, बी लिमिटेड ने एक्सेप्ट कर लिया। वेरी गुड ट्रांजैक्शन, बोलो तो एच लिमिटेड ने ड्रॉ किया है, तो एच लिमिटेड के लिए ड्रॉ किया है, तो एच लिमिटेड के लिए बिल रिसीवेबल, और किसने एक्सेप्टेड किया? एक्सेप्टेंस किसने दिया? एक्सेप्टेंस गिवन बाय एस लिमिटेड, तो एस लिमिटेड के लिए वो बिल्स लायबिलिटी हो गया। तो एच लिमिटेड के लिए बिल रिसीवेबल हुआ, एस लिमिटेड के लिए वो बिल्स पेबल हुआ। वेरी गुड। सर उल्टा भी तो हो सकता है, क्या उल्टा? बिल एच के जगह एस ने लिखा है, हाँ हो सकता है, तो एस लिमिटेड के लिए वो बिल रिसीवेबल हो जाएगा और एस लिमिटेड के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। तो सेम ही मतलब है, क्या स्पेशल इसमें सुना रहे हो? मैं बोल रहा हूं रियल में कभी कभी हो जाता है डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल छोड़ के और एक भी नाम आ जाता है, करंट अकाउंट। मतलब जिसके साथ रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है तो उसके साथ हम लोग करंट अकाउंट बिजनेस में ओपन करते हैं। ये बैंक वाला करंट अकाउंट नहीं है, डोंट कंफ्यूज विद द बैंक का करंट अकाउंट, ये बिजनेस का करंट अकाउंट। मेरे साथ अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन होता है तो तुम्हारा बुक में भी तुम करंट अकाउंट विद अभिजीत सर करोगे, और मैं भी तुमको लिखूंगा करंट अकाउंट विद, किसका नाम लेते हैं? चलो ले लेते हैं पंकज का नाम ले लेते हैं। पंकज का साथ अगर मेरा रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है, जावेद का बहुत फल सुन रहा हूँ, वो स्टॉक कर रहा है, तो जावेद का साथ अगर ट्रांजैक्शन होता है और अगर रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है तो उसको डेटर्स लिस्ट में नहीं डालते हैं। हे मेरा डेटर्स थी, अगर मैं जावेद अगर को मैं कुछ बेचता हूं तो मेरा डेटर्स है, लेकिन मैं डेटर्स नहीं लिखूंगा, मैं लिखता हूं जावेद्स करंट अकाउंट। सिमिलरली जावेद मुझको लिखेगा अभिजीत सर्स करंट अकाउंट। मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स को छोड़ के भी और एक नाम होता है, तो ये डेटर्स क्रेडिटर्स का ट्रांजैक्शन का 3 नाम जिंदगी में आएगा, करंट अकाउंट विद द पार्टी, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेटर्स क्रेडिटर्स। ओके, तो इतना पापड़ क्यों बेल रहे हैं? बेल रहे हैं, इसका कारण है, बिना कारण के लिए थोड़ी कुछ करते हैं। सबसे बड़ा कारण है जब दो अलग अलग बिजनेस है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सोचो तो जैसे ही ग्रुप में आ जाता है, ग्रुप मतलब एक फैमिली में आ जाता है, क्या
जावेद जावेद का भाई को गुड्स बेच सकता है, लेकिन जब वो फैमिली में आ जाता है तब भी फैमिली का बैलेंस शीट दिखाएगा। क्या जावेद का डेटर्स और उसका भाई का क्रेडिटर्स का मतलब कुछ हुआ? आप बोलेंगे तो सर एक ही फैमिली, जावेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो है, उसका भाई का पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे वो भी है, लेकिन जैसे ही ये कंबाइंड हो जाता है, दोनों एक साथ अगर कंबाइंड हो जाता है, तब मेरे साथ मेरा ट्रांजैक्शन करके ना मैं डेटर्स क्रिएट कर सकता हूं, मेरे साथ मेरा ट्रांजैक्शन करके ना क्रेडिटर्स क्रिएट कर सकता हूं। मतलब पहले तो दो स्टैंड अलोन था, कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर के लिए आप एच लिमिटेड एस लिमिटेड को कंबाइन कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन के टाइम, टुगेदर करने के टाइम, एक साथ करने के टाइम याद रखिएगा, अगर दोनों के भीतर इंटरनल डेट एंड क्रेडिटर्स क्रिएट हो चुका है थ्रू बिल्स पेबल, थ्रू डेटर्स क्रेडिटर्स, थ्रू करेंट अकाउंट, तो भाई मेरे साथ, मेरा लेफ्ट हैंड के साथ मेरा राइट हैंडर का अगर ट्रांजैक्शन हुआ भी है, ट्रांजैक्शन के बाद अगर डेटर्स और क्रेडिटर्स बचा हुआ है, जहां पर राइट हैंड दिखा रहा है लेफ्ट हैंड क्रेडिटर्स और लेफ्ट हैंड दिखा रहा है राइट हैंड डेटर्स, तो जब एक साथ हो जाएंगे क्या डेटर्स क्रेडिटर्स अलग अलग हो सकता है? नो। वहां से आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये तो म्यूचुअल सेट ऑफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट्स। मतलब जब अलग अलग दिखाते हैं, राइट एसेट भी है, मेरा लायबिलिटी भी है, एक कंपनी के लिए एसेट है, एक कंपनी के लिए लायबिलिटी है, लेकिन जब ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ग्रुप खुद के साथ खुद ट्रांजैक्शन करके लायबिलिटी और एसेट क्रिएट कर सकता है? नहीं, ना लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है, ना कि एसेट क्रिएट कर सकता है। अगर ग्रुप के साथ ग्रुप ट्रांजैक्शन करके लायबिलिटी और एसेट क्रिएट करता है और वो अगर रिकॉग्नाइज करता है तो दिन तो हो गया, दोनों के भीतर ट्रांजैक्शन होगा और दोनों के भीतर का एसेट और लायबिलिटी शो करेगा, ऑटोमेटिकली ग्रुप का बैलेंस शीट बढ़ता जाएगा। बोलेंगे एसेट का पोजीशन कितना तगड़ा है, ये एसेट किसके पास है? ग्रुप मेंबर के भीतर है। नहीं, इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्रुप में जैसे आएगा, इंटर कंपनी जो डेटर्स क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल है, करंट अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड एंड करंट अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड है, उसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, उसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको ही नाम होता है कॉन्ट्रा, इसको ही नाम होता है म्यूचुअल सेट ऑफ। तो यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट एज ए कॉन्ट्रा, यू कैन राइट एज अ म्यूचुअल सेट ऑफ, नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो देख लीजिए, तो मैं इन्हें क्या क्या इस प्रॉब्लम में तो नहीं था, मतलब बिल रिसीवेबल भी सब अलग अलग पार्टी के था, जहां पर एस लिमिटेड का साथ कोई कनेक्शन नहीं था, डेटर्स में भी क्रेडिटर्स में भी एस लिमिटेड एच लिमिटेड के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब इलस्ट्रेशन 1 जो हुआ था, एज्यूम करके नो इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन हुआ भी है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन को मैंने एलिमिनेट करके प्रॉब्लम कराया था। वही सेम तरीका का एक प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 2 कराऊंगा, जहां पर इंटर कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट होगा। मतलब इंटर कॉर्पोरेट और एडजस्टमेंट होने से ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सर कॉरस्पॉन्डिंग डेटर्स क्रेडिटर्स, कॉरस्पॉन्डिंग बिल रिसीवेबल बिल पेबल से डिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज नो वन पार्टी कैन क्रिएट its own liability and own asset by using transaction within himself. HS जब अलग अलग था वो राइट था, लेकिन जब ग्रुप का बैलेंस शीट में देखेंगे तब तो एक साथ दोनों के भीतर ट्रांजैक्शन अगर हुआ भी है, उससे कोई एसेट और लायबिलिटी क्रिएट भी हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपली एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जितना मैं डेटर से एलिमिनेट करूंगा, सेम अमाउंट क्रेडिटर से भी एलिमिनेट करूंगा, जितना अमाउंट में बिल्स पेबल से माइनस करूंगा, सेम अमाउंट बिल रिसीवेबल से माइनस करूंगा। ओके, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, चलो कछु नहीं है, मैंने बोला था आपको।
statement showing aggregate assets liabilities। चलिए करते हैं। क्या क्या है? प्लांट, लैंड प्लस बिल्डिंग। मैंने बोला ना शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑलवेज इट इज अ वर्किंग। स्टॉक, डेटर्स, कैश, bill receivable, creditors, bills payable। चलिए करते हैं प्यार से। एज लिमिटेड, एस लिमिटेड जैसे लिखते हैं एकदम प्यार से लिख दीजिए ना, इतना प्रॉब्लम क्यों करते हैं? 1 लाख 40,000, 25,000, 40,000, 70,000, 30,000, 50,000, 60,000। S Limited 60,000, 80,000। एक ऐड कब करना पड़ता है? जब कंसोलिडेटेड का बैलेंस शीट बनाते हो एंड ऑफ द ईयर। 30,000, 50,000, 80,000, 40,000, 40,000, 70,000। डन। तो 1,60,000, 1,20,000, 55, 90, 1,50,000, 70, 90, 1,30,000। इतना तक मैं अज्यूम करता हूं बैलेंस शीट का फिगर लेके। यहां पर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, कोई इंटर कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट नहीं है, ये अज्यूम करके। लेकिन क्वेश्चन में देखिए मैंने जो सोचा है वो गलत सोचा है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड तो एक बिजनेस एंटिटी है। अच्छी तरह से सुनिए, वो बिजनेस करता है तो बिजनेस में इसका डेटर्स भी हो सकता है। यस, एच का डेटर्स भी है 40,000। कुछ बोल रहा है बंधु, डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 10,000 फॉर गुड्स सोल्ड टू एस लिमिटेड। मतलब डेटर्स का 40,000 में 10,000 ऐसा डेटर्स है जिसका नाम कौन है? एस लिमिटेड है। मतलब 40,000 का जो डेटर्स का लिस्ट है उसमें एक बंदे का नाम हुआ होगा एस लिमिटेड, जो दरअसल उसका ग्रुप मेंबर है। मतलब वो ग्रुप मेंबर के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, इलीगल नहीं है, लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करने के टाइम उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ग्रुप के साथ तो एसेट भी लायबिलिटी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। अगर क्रिएट करके रखा भी है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो सर डेटर्स में तो 10,000 समझ में आ गया, उसमें डेटर्स का नाम एस लिमिटेड था। मतलब एच लिमिटेड का डेटर्स में दो पार्ट हो गया, एक एस लिमिटेड 10,000, अदर देन एस लिमिटेड डेटर्स 30,000, 40 का बाइफर्केशन। तो एच का अगर एस डेटर्स है, जाहिर सी बात है एस का भी एच क्रेडिटर्स होगा। डेटर्स तो नहीं हो सकता है।
अगर आप मेरा डेटर्स है तो आपके लिए मैं क्या हूं, क्रेडिटर्स। तो इसके लिए क्या होगा, ये 10,000 लॉजिकली इसका क्रेडिटर्स का लिस्ट नहीं आएगा। एज का डेटर्स का लिस्ट में आने का मतलब है एज प्रोबेबली कुछ गुड सप्लाई किया था इसको, जिसका वैल्यू 10,000 है, जो अभी भी स्टिल पेंडिंग है। तो इसका वो कहां पर रहेगा, डेटर्स में ना, इसका क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स में रहेगा। तो नेचुरली वो 10,000 कहां पर है, क्रेडिटर्स में है। सर कहां बोला है, बोलने का जरूरत है, ऑलवेज आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। कॉमन सेंस से नहीं होता है, इंप्लाइड नहीं होता है। देखने से पता चल रहा है बहुत दिन क्लास मेरा नहीं किया, ये भर भर के आ रहा है उल्टा पुल्टा आंसर। डेटर्स में अगर एज का 10,000 है तो सिमिलरली क्रेडिटर्स का भी 10,000 कहां पर होगा, इसका क्रेडिटर्स में भी 10,000 होगा। ओके, तो ये सिचुएशन में तो बोल देगा हाँ इट का भी डेटर्स एंड सेम अमाउंट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड, गधा बोला नहीं जाता है, समझ लेना पड़ता है। तो 10,000 यहां पर भी है और एस लिमिटेड का क्रेडिटर्स में भी 10,000 है। दोनों 40-40 बाई चांस हो गया ना बाबा, चेंज कर दो 60, नहीं तो दिमाग तुम लोग पागल कर दोगे बाद में, तुम लोग बहुत डेंजरस स्टूडेंट हो। तो इसमें भी 10,000 इंक्लूडेड है और इसमें भी 10,000 इंक्लूडेड है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेट ऑफ तो करना ही पड़ेगा। किसके लिए, इंडिविजुअली नहीं, इंडिविजुअली ठीक है, जब ग्रुप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, तब देखा जाएगा भाई एग्रीगेट में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जो ग्रुप का एसेट भी है और ग्रुप का वही सेम पर्सन लायबिलिटी भी है। ग्रुप मेंबर एसेट भी नहीं हो सकता है, ग्रुप मेंबर लायबिलिटी भी नहीं हो सकता है। लेस कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा किसके लिए, डेटर्स टू क्रेडिटर्स। आप लिख सकते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ। यहां से ये ऐड क्यों किया, बिकॉज ए ग्रुप का एसेट मान के यहां से 10,000 लेस करूंगा, इसको यहां से क्यों लेस किया भाई, ग्रुप का एसेट से लेस किया तो नेचुरली ग्रुप का लायबिलिटी से भी तो लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये एसेट और लायबिलिटी बिटवीन द ग्रुप मेंबर ट्रांजैक्शन हुआ है, तो दोनों ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली समझ में आ चुका है, बहुत अच्छी तरह से। नंबर 2, एक प्यार सा चेक किए उसमें, बिल रिसीवेबल 30,000 ऑफ एस लिमिटेड विल बी एक्सेप्टेड गिवन बाय एच लिमिटेड। मतलब एस लिमिटेड का कुछ बिल रिसीवेबल होगा, एच लिमिटेड का नहीं, एस लिमिटेड का बिल रिसीवेबल होगा। कितना सर, एस लिमिटेड का बिल रिसीवेबल 15,000। वेरी गुड, तो एस लिमिटेड का बिल रिसीवेबल 40,000 के भीतर ऐसा कुछ बिल रिसीवेबल है इस लिमिटेड में जिसमें एक्सेप्टेंस, बिकॉज आप जानते ही ये बिल ड्रॉ तो एक पांडा करता है, कौन ड्रॉ किया होगा इसने, बिकॉज इसके पास बिल रिसीवेबल है। तो ड्रॉ अगर बिल 15,000 एस लिमिटेड ड्रॉ करता है, एक्सेप्टेंस दिया कितने, साइन किया किसने, साइन किया एच ने। कहां पर लिखा है, देखो लिखा है बिल रिसीवेबल ₹15,000 ऑफ एस लिमिटेड विल एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड, मतलब एक्सेप्टेंस गिवन बाय एच लिमिटेड। अच्छा, एच लिमिटेड का जो बिल रिसीवेबल है उसका 15,000 शायद नहीं, कंफर्म एच लिमिटेड से उसको मिला है। तो एच लिमिटेड के लिए वो क्या बन गया बेटा, लायबिलिटी, बिकॉज उसने बिल तो ड्रॉ नहीं किया, उसका एक्सेप्टेंस का साइन किया। और ड्रॉ किसने किया था, ड्रॉ किया था होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी ने। तो सब्सिडियरी कंपनी का एसेट, होल्डिंग कंपनी का लायबिलिटी। लेकिन जब भी ग्रुप में आ रहा है तो ग्रुप का एसेट, ग्रुप का लायबिलिटी। थोड़ी ही ग्रुप ऐसा दिखा सकता है खुद के साथ खुद ट्रांजैक्शन करके एसेट और लायबिलिटी नहीं। तो यहां पर भी कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट, लेस कॉन्ट्रा बिल रिसीवेबल टू बिल्स पेबल।
वेरी गुड। कहां से जाएगा? 15,000 ग्रुप का टोटल से, इंडिविजुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप का टोटल से 15,000 जाएगा। वेरी गुड। तो ग्रुप का लायबिलिटी से भी तो 15,000 माइनस करना पड़ेगा सर। वेरी गुड सर, समझ में आया? ये 10,000 जैसे लॉजिक था, ये भी सेम लॉजिक है। 15,000 वाई, बिकॉज एस लिमिटेड के लिए जो बिल ड्रॉ किया था, एस लिमिटेड बिल रिसीवेबल था, वही एच लिमिटेड के लिए बिल्स पेबल है। लेकिन जैसे ही ग्रुप में उसको प्यार करके एक साथ लाते हैं, तभी ग्रुप बैलेंस शीट बोलता है भाई इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन से अगर डेटर्स और क्रेडिटर कंसोलिडेशन के डेट में मौजूद है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कर दीजिए, यही तो किया सर। तो लाइन बाय लाइन एडजस्टमेंट प्यार छे, बस क्या आ जाएगा? therefore aggregated figure बा फिगर ट्रांसफर टू CBS। CBS क्या है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। वेरी गुड। 1,60,000, 1,20,000, 55, 80, 1,50,000, 55, 80। यहाँ पर एक गलत हुआ है, 60 एंड 50, 60 ऐड करने से 1,10,000 होता है। आप लोगों ने मुझको बोला नहीं, ये ठीक नहीं किया। डन, क्लियर? तो म्यूचुअल सेट ऑफ आराम से समझ में आ गया। जो स्टोरी बताया एक ही फंडामेंटल है, इंडिविजुअल होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, मतलब ग्रुप कंपनी खुद के भीतर ट्रांजैक्शन कर सकता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जब कंसोलिडेशन होगा, ग्रुप के भीतर कोई ग्रुप मेंबर के साथ एसेट लायबिलिटी नहीं रह सकता है। अगर रहता भी है, उसको म्यूचुअल सेट ऑफ करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो मैंने किया है। तो इलस्ट्रेशन 2 में कुछ नहीं है, देख लीजिए। बच्चे क्लास 4 का बच्चे का चीज है, ऐड करके लेस करना। इलस्ट्रेशन 3 देख लीजिए। आज का क्लास का इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 हो गया। लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 3। अच्छी तरह से देखिए। स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन 3 क्या क्या है? प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश, current account with H, current account with S, तो ये था क्रेडिटर्स, ये था डेटर्स।
साइन देखो दे दिया है, विथ एच हुआ है क्रेडिटर्स और विथ क्रेडिटर्स। चलिए सर, बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड का बैलेंस शीट से फिगर आ गया है 4 लाख, 8 लाख 60,000, 80,000, 30,000, 40,000 क्रेडिट में है, 40,000 डेबिट में है। क्रेडिटर 60, सॉरी अब तो 8 चल रहा है, 8 चल रहा है तो 40,000 डेबिट, सॉरी 60। बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड कितना? 2 lakhs, 4 lakhs, 40,000, debtors 40,000, cash 15,000, current account with H 40,000, creditors 4, 8, 60, 80, 30, then it will be 70, और यहाँ पर 60। डन। 6 lakh, 12 lakh, 1 lakh, 1,20,000, 45, 40, 40, जरूरी नहीं है, 1,30,000। फर्स्ट आप लोग देखिए, लेस, यहां पर बहुत कुछ होगा। एक अपरेंट नहीं बोलूंगा, एक्सप्रेस एक सेटअप दिखा जा रहा है, दैट इज दैट वन। मतलब हो सकता है एच और एस के भीतर रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे मेरे साथ जावेद का मैंने एग्जांपल में बोला था। तो एच के पास ये करंट अकाउंट ऑफ एस है और एस के पास करंट अकाउंट ऑफ एच है, और जाहिर सी बात है दोनों का बैलेंस जनरली इक्वल होता है। क्यों सर जनरली बोल रहे हैं आप? कभी कभी हो सकता है दोनों का बैलेंस अलग है, मैं वो उसके चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो दोनों ही 40-40 होना चाहिए, सेम बैलेंस, लॉजिकली सेम ही होना चाहिए, तो सेम है। तो ये दोनों ही ग्रुप बैलेंसेस हैं। जो आया है ग्रुप मेंबर के साथ ट्रांजैक्शन करने से, तो क्या वो रहना चाहिए ना, सेट ऑफ करना है। लेस कॉन्ट्रा, जिसका और एक भी नाम है, लिख रहा हूं सेट ऑफ। क्या कॉन्ट्रा? करंट अकाउंट एज टू करंट अकाउंट एस। कितना? 40,000 यहां से एडजस्ट होगा, 40,000 यहां से भी एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट एडजस्टमेंट जो अपरेंट। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था जो इग्नोर किया था, नॉट रिकॉर्डेड था। कितना? प्लांट एंड मशीनरी में नहीं, लैंड में, लैंड एंड बिल्डिंग में 40,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन एड।
लैंड एंड बिल्डिंग का जो फिगर था इस लिमिटेड का, वो क्या राइट फिगर था? ना। क्या करेक्ट फिगर था? नहीं। क्यों सर? वो रिवैल्यूएशन था, उसने इग्नोर किया। आपने प्रोबेबली क्लास 6-7 में ऐसा किया था ना। तो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट उसने नहीं दिया। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट में तो दे चुके हैं, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में भी तो आएगा। हाँ सर। तो एट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना? 40,000। एस्टिमेटेड का वैल्यू जो बोला के वो फिगर तो सही नहीं है, उसको तो करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कितना करना पड़ेगा? 40,000। स्टूडेंट चाहे तो सर ये लिखने से पहले ही करेक्ट करके फिगर लिख सकता है, लेकिन ये सब करना नहीं पड़ेगा। लेस एक कंसीक्वेंशियल डिप्रिसिएशन भी आता है, एडिशनल डिप्रिसिएशन। जर्नल याद है क्या लिखा था? SPL अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो नेचुरल एडिशनल डिप्रिसिएशन होगा तो 40,000 जो इंक्रीज किया, एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए कुछ आइटम घटेगा कितना? 2,000। 40,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और 2,000 डिप्रिसिएशन। एंड सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी में रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है 20,000, लेस रिवैल्यूएशन लॉस। क्या रिवैल्यूएशन लॉस है? 20,000। मतलब मैंने ज्यादा वैल्यू कर दिया, तो ज्यादा वैल्यू कर दिया, कितना ज्यादा? 20,000 मैंने लेस कर दिया। सर ज्यादा वैल्यू कर दिया तो डिप्रिसिएशन भी तो प्रोबेबली ज्यादा के ऊपर चार्ज किया था, तो चार्ज नहीं करना चाहिए था, तो डिप्रिसिएशन ज्यादा माइनस कर दिया, तो ऐड कर दो सेविंग्स इन डिप्रिसिएशन। आप चाहे तो ये ना करके अलग से करके यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। एक जगह में करूंगा, कितना बार प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग लिखूंगा? वहां पर करने के लिए भी तो इतना लिखना पड़ेगा। सेविंग्स इन डिप्रिसिएशन, कितना सेविंग्स इन डिप्रिसिएशन है? सेविंग्स इन डिप्रिसिएशन है, बोल दिया है 1,000। यहाँ पर तो मैंने सेट करके आपको दिया है। फाइनल प्रॉब्लम में आपने तो एक वर्किंग्स किया था, वहां से ही आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आ जाएगा और सेविंग्स इन डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बस आप घर चले जाइए। क्यों सर? हाँ, figure transferred to consolidated balance sheet. How much? 5,81,000. 12,38,000. 1,00,000. 1,20,000. 45 नील, बिकॉज दोनों ही आउट हो जाएगा। 1,30,000। चलिए, आई थिंक आपके पास समझ में आ चुका है। ये वैल्यूएशन का प्रॉफिट पहले ही करना चाहिए था, हो सकता है गलती से नहीं किया, तो चलिए फिगर लिख ले, उसके बाद कर दिया। सब मोह माया है, आज करो कल करोगे तो एकदम ही सेम। डन, एकदम सबसे आसान क्लास आज का क्लास और नेक्स्ट दिन का क्लास सबसे आसान रहेगा। ओके, वो 2 दिन क्लास मतलब आज का क्लास और कल का क्लास के बाद 9 और 10 के बाद मैं आप लोगों को एक दिन छुट्टी दूंगा। आप लोगों का जितना गैप है वो सब क्लियर करके एकदम प्रिपेयर रहेगा 11 क्लास करने के लिए। ओके, तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। बाय द वे, बहुत सारे लोगों के साथ बात हुआ, अगर छूट जाता है तो गलती से भी नेक्स्ट मत कीजिएगा। जो छूटा है उसको कवर करने के बाद ही नेक्स्ट में आइए। भाई इसको सिर्फ अटेंडेंस का खेला मत समझना, ये आपके लिए जुलाई में जब एग्जाम होगा स्कोरिंग पेपर है। होल्डिंग कंपनी कर लिया मतलब पूरा चीज ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। जैसे दिखा रहा हूं वैसे कीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका।
ओके डन। इलस्ट्रेशन 1 2 3 कवर। चलिए देख लीजिए। अनिल का क्या खबर है? कोई नहीं बोल सकता।